नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा भड़की थी। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। ये याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद ने दाखिल की थी, जिस पर हुई सुनवाई के बाद बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। यूपी सरकार ने जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाल ही में राज्य में कई संपत्तियों को उचित प्रक्रिया के बाद गिराया गया था। इसका दंगा करने वाले आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई लेना देना नहीं था। सरकार ने अलग अलग कानूनों के अनुसार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि ये याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा ए हिंद ने चुनिंदा मीडिया रिपोर्ट्स को चुना और उन्हें बेस बनाया है। ये आरोप झूठे हैं। इसने सुप्रीम कोर्ट से याचिका की है कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल नंदी आज लखनऊ स्थित पिकअप भवन में मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग की मीटिंग ले रहे थे। गवर्नमेंट प्रेस के विकास कार्यों की समीक्षा भी करते नजर आए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आगामी 2 महीने में गवर्नमेंट प्रेस में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो जाएगा। साथ ही मंत्री नंदी ने डिमांड ऑर्डर भेजकर बकाया वसूली के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट प्रेस का अलग अलग विभागों पर 519 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। लखनऊ में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने 24 जून को होने वाली वेबिनार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि वेबिनार में मत्स्य पालन के बारे में जानकारी दी जाएगी। मछुआरा समुदाय हमेशा से ही अंग्रेजों से लड़ता रहा। पीएम मत्स्य योजना के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र में सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। मत्स्य पालन के व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए 24 जून को वेबिनार का आयोजन होगा। इस कड़ी में SC, ST और महिलाओं को 60% सब्सिडी का भी प्रावधान रखा जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव होने हैं। 23 तारीख को मतदान होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी सपा के किले में छेद कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आइए पूछते हैं। संजय निषाद जी, कल उपचुनाव होने हैं, आजमगढ़ और रामपुर में होने हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा किला कहा जाता है, क्या उसको फतह कर पाएगी? ये चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं, चुनौती है वहाँ की जनता के लिए कि हमें न्याय चाहिए कि अन्याय चाहिए। और वो जो अन्याय किया है उन नेताओं ने, जिन्होंने वोट लेकर बीच में रास्ता साथ छोड़ दिया है, वो न्याय की तरफ आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ही न्याय देगी। भारतीय जनता सुख चाहती है, सेवा चाहती है, न्याय चाहती है और सत्ता ही उन्हें सुख देगी। सत्ता ही न्याय। कह रहे हैं कि न्याय चाहती है, सुख चाहती है, सेवा चाहती है, लेकिन आजमगढ़ की सारी सीटें तो हरा दी थी आपको। निश्चित रूप से कुछ कमियां रही हैं, हम लोग उस समय कामयाब नहीं हुए। प्रदेश को हम लोग, पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही, प्रदेश जीत रही है, देश जीत रही है। तो वो जन नहीं देख पाए थे, अब वहाँ की जनता देख रही है। दिनेश यादव अभिनेता है, नेता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उनको एक कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पे उतारा। लेकिन लगता है आपको कि अभी आजमगढ़ का जो सीट रहा है वो अखिलेश का रहा है, सीट वहाँ पे लाके काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी का वहाँ पे किला रहा है। तो ऐसे में लगता है कि जो निरहुआ है वो चुनौती दे पाएंगे। देखिए, अब तक का परंपरा रहा, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नेता के साथ अभिनेता न रखी हो। और अभिनेता के बाद 2 गुण होते हैं, नेता का तो गुण होता है, अभिनव का भी गुण होता है। तो जिसके बाद डबल गुण होगा वो कैसे नहीं जीतेगा। और दोनों गुण उसके पास है, समर्थक भी हैं, राजनीति के लोग भी हैं, साथ में हैं। आज के दिन में वहाँ की सीट जो है लोगों ने मन बना रखा कि एक ही घर में नहीं रखना है, अब दूसरे के घर में भी राजनीति करने का, सेवा देना है। आपका विश्वास है। लेकिन रामपुर की अगर बात करूं तो रामपुर में इस समय आजम खान जब से जेल से छूटे हैं, हर गली मोहल्ले चौर चौराहे पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, अपने आसिम रजा का। लेकिन सवाल ये है कि रामपुर में अगर देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल्य सीट है और साथ ही साथ 13 बार मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ पे जीत दर्ज किया है। लेकिन क्या लगता है कि घनश्याम लोधी उस मुस्लिम गढ़ में फतह करेंगे? निश्चित रूप से लोधी हमारे मछुआ समुदाय के एक अंग, धीरे धीरे बोल, मछुआ समुदाय के एक अंग हैं। और जी है तो ललकारी आपके प्रत्याशी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार लोधी राजपूत जो हैं, ये लोधी राजपूत होते हैं, इसमें कहा जाता है। और निश्चित रूप से राजपूत एक लड़ाई लड़ने वाली कौम रही है और वहाँ लड़ाई की बात है। किससे लड़ाई लड़नी है? ये जो विदेशी ताकतें हैं, जो लोग विदेशी लोगों के साथ
यहाँ खाते हैं, गाते वहाँ के हैं और राष्ट्र रहते यहाँ हैं। आज आधा से ज़्यादा मुसलमान मोदी जी को पसंद करता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों में, सबसे ज़्यादा बच्चे। वोट सबसे ज्यादा मुसलमानों को आपको नहीं मिला। पहले आप समझिए पहले इस बात को कि बिना भेदभाव के मोदी जी अगर मुसलमान के बेटे का भी इलाज करा रहे हैं, उसका भी घर बना रहे हैं, उसके घर भी अनाज पहुंचा रहे हैं, तो कौन ऐसा मुसलमान है जो अनाज खाएगा, घर पाएगा और बच्चे का तड़पते हुए इलाज। विश्वास है कि सपा का जो दोनों घर है उसको आप ध्वस्त करके आएंगे। आज के दिन में जनता, देखिए जनता भेदभाव नहीं चाहती है, जनता न्याय चाहती है। पिछली सरकारें किस तरीके से भेदभाव करती थी, तो जितनी उपेक्षित जातियां थी वो इस समय एकजुट हो गई है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो निश्चित रूप से फतह करेंगे। निशाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ दोनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहे जाते हैं और ऐसे में देखना होगा जब रिजल्ट आएगा कि क्या मुस्लिमों के घर में अनाज पहुंचा है, ये सवाल है। ये थे संजय निषाद। संजय निषाद का साफ तौर पर कहना था कि समाजवादी पार्टी के किले को तो हम फतह करेंगे ही, और समाज भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसा नहीं है कि कोई हारता नहीं है। 70 साल से कांग्रेस भी थी, उसने भी हार का स्वाद चखा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को अगर घमंड है अपने किले पे तो वो फतह करना निश्चित है। कैमरा राजेश के साथ मैं जासिम, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा के सिकंदरा स्मारक में हिरणों की जान पर सियारों का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ जंगली सियार खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं जो कभी भी हिरणों का शिकार कर सकते हैं। पर्यटकों की तरफ से वीडियो वायरल किए जाने के बाद भी पुरातत्व विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जानकारी ये मिल रही है कि आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित सिकंदरा स्मारक भी लोगों की पसंद है। ये मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है। परिसर के तीनों ओर जंगल बना हुआ है। इस प्राकृतिक वातावरण में वन विभाग की तरफ से कई नस्लों के खूबसूरत हिरन रखे जाते हैं। वर्तमान में यहाँ 100 के लगभग हिरन हैं और इन हिरनों के बीच में सियार भी जंगल में घूमते दिखे हैं। बुधवार को सिकंदरा घूमने आए किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। वायरल वीडियो में हिरन के पास ही सियार घूमते नजर आए हैं। मामले में पुरातत्व विभाग और वन विभाग कोई ठोस इंतजाम अब तक नहीं कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जनपद इटावा से निकलने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कुदरैल के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का गोल चक्र बन रहा है। चित्रकूट, झांसी, उरई, जालौन, औरैया से होता हुआ इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, जिसका अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जगह जगह हो रहे निर्माण कार्यों का मुआयना किया गया। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान इटावा के डीएम अवनीश कुमार राय, एसएसपी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि अगले महीने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, इसलिए निरीक्षण करना जरूरी हो जाता है। जहां भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खामियां हैं उन्हें जल्द से जल्द हम दुरुस्त करवाएंगे। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ जो है यहाँ मैं खड़ा हूँ। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जॉइंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ लगभग दूसरी सप्ताह में होगा। तो अगले 10 दिन में सभी काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। कठिन काम है लेकिन इसको तेजी से किया जा रहा है और आपने देखा होगा कि 27-28 महीने में सड़क बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो रहा है। अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि द्वितीय सप्ताह तक पूरा कंप्लीट करके इसका जो है उद्घाटन। इटावा की भरतना ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत बिरारी में प्रोफेसर सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने बिरारी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया की मौजूदगी में बिरारी प्रधान साधना सिंह ने भूमि पूजन किया है। तो वहीं सांसद रामशंकर कठेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गांव के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी मौके पर जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान आसिम रजा ने पुलिस पर बेवजह सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को थाने बुलाकर बैठाने और घरों से उठाने का आरोप लगाया। आसिम रजा ने सपा के 250 से 300 सपा समर्थकों को उठाने का आरोप लगाया है। तकरीबन 250-300 लोगों को उठाया है। हमने कुछ लोगों के नामों के फहरिस्त जो आज दोपहर 2 बजे तक रिलीज नहीं हुए थे, उनकी हमने ऑब्जर्वर को भी दी है, उनकी डीएम को भी दी है। कुछ लोग रात से जब से 1 बजे से तांडव चला है, बड़ा तांडव, वैसे 7 बजे शुरू हो गई थी कार्रवाई। कुछ लोगों को रिलीज कर दिया, उनके नाम हमने नहीं दिए, क्या फायदा देने से। लेकिन जो लोग अभी तक कस्टडी में थे उनके हमने नाम डीएम को भी दिए हैं, ऑब्जर्वर को भी दिए।
तो वहीं उत्तराखंड से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है धामी की। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार पर केंद्रीय नेतृत्व से विस्तार से चर्चा भी हो सकती है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से फिलहाल मिलने का समय तय नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम और खाद्यान्न विभाग साथ में प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर और ग्रामीणों में स्थित कई स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशर स्वामियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। विभाग के उपनिदेशक राजपाल लेघा ने ये बताया है कि गोपाल चंद्र वनवासी नामक व्यक्ति की तरफ से एनजीटी में रामनगर के 16 स्टोन क्रशर्स की शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्टोन क्रशर्स पर निर्धारित एनवायरमेंट के नियमों की अनदेखी की जा रही है। गोपाल चंद्र वनवासी एक मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया कि रामनगर के 16 स्टोन क्रशरों द्वारा इन्वायरमेंट के रूल्स रेगुलेशन और एक्ट का वायोलेशन कर रहे हैं, जिसमें 27 मई को माननीय एनजीटी ने आदेश पारित किया गया, जिसमें डीएम नैनीताल और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को जॉइंट रूप से जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग और खनन विभाग द्वारा जांच की जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की ओर से दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर धरना प्रदर्शन किया। गुस्साए कांग्रेसियों ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला भी फूंका और जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय का सेना के जवानों को अपने कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देने वाला बयान बेहद शर्मनाक है। भाजपा सरकार जवानों को स्थायी नौकरी देने के बजाय उनका उपहास कर रही है, अपमान कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री से कैलाश विजयवर्गीय पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की बात कही है कि बीजेपी का एक प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव विजय गर्गे ने उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि अग्निपथ में जो बच्चे जाएंगे, जब 4 साल के बाद वो रिटायर होकर के घर चले आएंगे तो बीजेपी ऑफिस में उनको चौकीदार बना करके रख लेंगे। तो जिस तरह से ये बीजेपी सरकार सेना का अपमान कर रही है, उसके विरोध में बैठे हुए हैं आज हम धरने पे। और जो आज हमने धरना दिया उसका मुख्य जो कारण है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। जब ये इस योजना का लाभ गिना रहे थे तो इन्हीं के एक वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर मुझे अपने कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देनी पड़ेगी तो मैं अग्निपथ की योजना से करके आए हुए पूर्व सैनिकों को अपना यहाँ चौकीदार रखूंगा। भाजपा उत्तराखंड में वन विभाग नई शुरुआत करने जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अगर माने तो वन विभाग स्कूलों और अलग अलग विभागों के माध्यम से जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की कवायद तेज करेगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इस बार विभाग में वृक्ष लगाने के बाद विभागों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। वन मंत्री ने भी कहा कि जिस विभाग की तरफ से जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाएंगे उस क्षेत्र में उन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी ठीक उसी विभाग की होगी और उस फॉरेस्ट एरिया का नाम भी उसी विभाग के नाम पर ही रखा जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि इस तरह से विभागों में भी और आम जनता में भी जंगलों के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। और स्कूलों के माध्यम से और पैसिव प्लांटेशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत जंगलों में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और उन फलदार पेड़ों में मैंने आपसे कहा विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको करेंगे ताकि वो विभाग जो है वो इनके साल भर तक इनकी मॉनिटरिंग भी करें ताकि पेड़ों का जीवित रखें। नैनीताल के पर्यटन वाले इलाकों में नए हेलीपैड बनाए जाने के प्रस्ताव पर जल्द ही मुहर लग सकती है। शासन ने नैनीताल जिला प्रशासन से ऐसी जगहों पर हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव मांगा है जहां पर पर्यटकों की आवाजाही बेहद सुगम हो या पर्यटन वाले इलाकों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जा सके। जिलाधिकारी के मुताबिक ये कदम पर्यटक गतिविधियों और पर्यटकों को ज्यादा सहूलियत देने के लिहाज से उठाया जा रहा है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्थान जहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है या उसका विस्तार हो सकता है और जिन जगहों पे टूरिस्ट काफ़ी संख्या में जा रहे हैं, ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए और टूरिस्टों को एक सुविधा देने के लिए और जितने भी हेलीपैड हम बना सकते हैं सही है तो उसका प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भेजना है। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं।
स्मार्ट राशन कार्ड एटीएम की तर्ज पर ही काम करेगा और उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं को कई तरह की सहूलियत मिलेगी। अपने आप में जिस प्रकार से हमारी पुराने राशन कार्ड की व्यवस्था थी, बाकायदा एक बुकलेट थी और वो एक छोटे से स्मार्ट कार्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें एक यूनिक नंबर है। उसका फ़ायदा ये है कि वो फटता नहीं है, गलता नहीं है, कैरी करने में आसान है और साथ साथ में उस यूनिक नंबर में यदि एक कोई राशन कार्ड धारक है तो उसका वो यूनिक नंबर पूरे देश भर में उसी का होगा। ये उसको एडवांटेज है। वो जब हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में स्थित रोडीबेल वाला में यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच में मारपीट का मामला सामने आया। कार पार्किंग को लेकर हरियाणा से आए यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच में विवाद पेश आया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। यात्री पक्ष के लोगों ने एक युवक को बुरी तरीके से पीटा है। मारपीट करने वाले यात्रियों के गुट में महिलाएं भी शामिल थी। बात मुझे बता रहे हैं, एक्चुअली ये पुलिस के संज्ञान में कहीं नहीं आया। शायद जो ड्राइवरों का झगड़ा था, कुछ पार्किंग को लेके उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, न तो उन्होंने किसी प्रकार की पुलिस हेल्प या कोई कॉल की है और न हमारी चौकी या थाने में कोई इस प्रकार का मामला आया है। तो वहीं केंद्र की तरफ से लागू की गई जीएसटी से राज्यों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? इसे नुकसान की भरपाई केंद्र की तरफ से जीएसटी प्रतिपूर्ति के तौर पर राज्य को दी जा रही है। राज्य को भी जीएसटी प्रतिपूर्ति अभी तक मिल रही थी, जो जून 2022 में समाप्त हो रही है। जीएसटी प्रतिपूर्ति आगे भी उत्तराखंड राज्य को मिलती रहे, इसके लिए राज्य की तरफ से जीएसटी काउंसिल की आगामी मीटिंग में केंद्र से मांग की जाएगी। बजट का अभी हम लोगों ने पूरा बजट माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रेषित किया गया है। तो उसमें जो भी हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेज है और रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट हमें मिला है, सेंट्रल ग्रांट्स जो हमें मिलता है, सेंट्रल स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस भी है और सेंट्रल का जो बहुत ग्रांट्स भी आते हैं हमें, उसको सब मिला के जो हमारे कोटद्वार नगर निगम में व्यापारियों ने लंबे समय से अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको हटाने के लिहाज से नगर निगम की कोशिशें बार बार फेल होती रहीं। जब भी नगर निगम अतिक्रमण हटाने के आदेश देता तब व्यापारी कोर्ट का सहारा ले लेते, स्टे ले लेते, लेकिन इस बार पूरी मुस्तैदी के साथ नगर निगम तैयार है और आज नोटिस चस्पा किया गया, फ्लैग मार्च किया गया है ताकि कल किसी तरह की कोई कार्रवाई में अप्रिय घटना घटित ना हो। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।